नमस्कार साथियों। तो 5000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज जो कि यूकेपीएससी लेक्चरर हिंदी साहित्य के लिए चलाई जा रही है, इसमें आपका स्वागत है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम करने वाले हैं, कल हमने भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक और नाटककारों का उस पर आधारित प्रश्न किए थे और आज हमने जो है द्विवेदी युग के करने हैं। तो द्विवेदी युग में उतने कोई बहुत महत्वपूर्ण नाटककार कोई नहीं है कि जहां से प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन द्विवेदी युग में ही या द्विवेदी युग के सीधे बाद जिस नाटककार का उदय हिंदी साहित्य के या हिंदी नाटक के इतिहास के फलक पर होता है, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। और आप लोग जानते हैं कि हिंदी नाटक का जो इतिहास है वो जयशंकर प्रसाद के ही आसपास पूरा का पूरा वो जो है स्थित है ना। जिस तरह से प्रेमचंद केंद्र में है उपन्यास और कहानी के, तो नाटक जो विधा है उसके केंद्र में कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो प्रसाद पूर्व, प्रसाद कालीन और प्रसादोत्तर इस क्रम में जो है अध्ययन किया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट जब जयशंकर प्रसाद हैं, तो हमें जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को बहुत गहराई से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से ये पूरी की पूरी क्लास जो आज की होने वाली है वो जयशंकर प्रसाद पर होने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब थोड़ा से लोग जुड़ चुके हैं तो स्टार्ट करो फिर सीधा। ठीक है, पहला जो प्रश्न है आपके लिए, प्रसाद के नाटकों का सही कालक्रम है। ये चार प्रसाद के नाटक दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि सही क्रम इनमें से कौन सा है। अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रायश्चित और करुणालय। तो इसके हिसाब से आपको जो है इसका क्रम बताना है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच लो इस पर 10 सेकंड। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें से आएगा आपका करुणालय। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका प्रायश्चित, उसके बाद अजात शत्रु और उसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, इस क्रम में जो है इन्होंने आना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले करुणालय 4 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रसाद के नाटक हैं, 13 नाटक हैं प्रसाद के, तो सबका जो है आपको नाम याद होना चाहिए। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, है ना, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, इसके अलावा एक घूंट, नहीं उससे पहले कामना है, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो है इसका क्रम है। तो ये टोटल 13 नाटक आपको प्रसाद के याद होने चाहिए क्रम से। ठीक है, क्रम से याद होने चाहिए प्रत्येक नाटक के बारे में। तो ये है भाई, पहली चीज तो क्रम याद करना है। साथ ही साथ ये भी देखो ना कि क्या याद करना है। क्या हुआ इसको? तो ठीक है, तो क्रम जो है सबसे पहले आपको क्या याद करना है? क्रम याद करना है। क्रम क्रम सहित नाटक जो है तैयार करने हैं। केवल ये पता हो करने से कोई काम नहीं चलेगा कि कौन सा नाटक है प्रसाद का और कौन सा नहीं है। क्रम सहित याद करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, महाभारत के कथानक पर आधारित प्रसाद के नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं जो महाभारत के कथानक पर आधारित हैं? ठीक, सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रायश्चित और विशाख। तो कौन से नाटक हैं इसमें से? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 1 3 4। तो कौन कौन से नाटक जिसमें कथानक क्या है? महाभारत है। ये महाभारत के किसी उस पर आधारित है। ठीक है, तो क्या है इसका सही उत्तर? एक तो सज्जन है भाई, सज्जन का कथानक जो है वो महाभारत, इसमें दुर्योधन की दुष्टता, और सज्जन जो है, सज्जन कौन है इसमें? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर की सज्जनता इस पूरे नाटक में आपको दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी महाभारत के कथानक पर आधारित है, जिसको आप उत्तर महाभारत काल कहते हैं, जिसमें जो है पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद राजा परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की कहानी आती है। तो ये दो नाटक। ठीक है, प्रायश्चित जो है ये तो चौहान काल, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, वो कहानी है। और ये जो ये वाला है विशाख नाटक है, इसमें जो है, तो ये जो है कल्हण एक है, उसकी राजतरंगिणी पर आधार, राजतरंगिणी जो रचना है संस्कृत की, उस पर ये आधारित है। ठीक है, तो ये जो है कथानक आपको सारे के सारे पता होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए, कल्याणी परिणय की कथा वस्तु है। कल्याणी परिणय प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक है। कल्याणी परिणय, तो इसकी कथा वस्तु यानी किस कहानी पर यह बेस्ड है? युधिष्ठिर की महानता, चीनी यात्री सॉरी, चीनी यात्री भेनसांग की भारत यात्रा,
सेल्यूकस की पराजय या फिर प्रेम की विजय और प्रमाद की पराजय, तो कल्याणी परिणय की कथा वस्तु इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो देखिए युधिष्ठिर की महानता तो किसमें है? सज्जन में। ठीक। ये जो ये है चीनी यात्री वेनसांग की भारत यात्रा जो है, प्रसाद का नाटक है राज्यश्री। राज्यश्री। ठीक है। प्रेम की विजय प्रमाद की पराजय, ये जो आपने ऊपर नाटक देखा, ये विशाख। ठीक है। सेल्यूकस की पराजय इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रसाद के अधिकांश नाटक हैं, किस प्रकार के नाटक हैं? प्रसाद ने अधिकतर किस प्रकार के नाटक लिखे हैं? घटना प्रधान, अनुदित, चरित्र प्रधान या फिर अस्तित्ववादी? तो प्रसाद के अधिकांश नाटक किस प्रकार के हैं? देखो, प्रसाद के नाटकों के बारे में एक तो ये चीज देखना आप लोग, ऐतिहासिक नाटककार तो हैं ही, यानी कि जो कहानी लेते हैं, जो प्लॉट लेते हैं नाटक के लिए, वो ऐतिहासिक प्रकृति का होता है। ठीक है। इसी को जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के नाटक भी आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के नाटक भी कह सकते हैं। लेकिन जो विशेषता है, जो नाटकों का प्रकार है, वो कहा है आपका चरित्र प्रधान नाटक। अधिकांश नाटक जो है इनके चरित्र प्रधान है। ठीक है, चाहे स्कंदगुप्त ले लो, चंद्रगुप्त ले लो, ध्रुव स्वामिनी में जो है, इसके अलावा इवन जो सज्जन और कल्याणी परिणय अन्य नाटक भी हैं, वो भी क्या है, चरित्र प्रधान नाटक है। ठीक। अगला देखो, राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक है, कौन सा नाटक है जिसमें ये आख्यान नजर आता है? राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र, कि राजा हरिश्चंद्र को जो है सपना आया था कि उन्होंने विश्वामित्र को जो है सपने में अपना राज्य दान कर दिया। ठीक है, अगले दिन विश्वामित्र पहुंच गए उनके दरबार में, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने तो सपना देखा कि मैंने तुमको दान कर दिया है, तो अब मैं असली में तुमको दान करूंगा। तो उन्होंने अपना राज्य जो है असली में विश्वामित्र को दान कर दिया। ऐसी कहानी आती है राजा हरिश्चंद्र की, सत्यता और ये सब इस चीज के बारे में। ठीक है, तो वो जो कहानी है, पौराणिक कहानी, उस पर कौन सा नाटक आधारित है प्रसाद का? विशाख, कल्याणी परिणय, कामना या फिर करुणालय? तो ये जो है ना करुणालय, ये जो नाटक है करुणालय, करुणालय दरअसल एक गीति नाट्य है। हिंदी का पहला गीति नाट्य इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है करुणालय। करुणालय जो है इस आख्यान पर आधारित नाटक है। ठीक। अगला देखिए, करुणालय जो है किस छंद में लिखित गीति नाट्य है? गीति नाट्य तो मैंने आपको बताया कि एक गीति नाट्य है, किस छंद में लिखा हुआ है, छंद भी बताना है आपको। वंशस्थ छंद, अमित्राक्षर, अरिल छंद, उपेंद्र वज्रा या फिर हरि गीतिका? तो कौन सा छंद है करुणालय का? सिक्स्थ का आंसर, तो छठे का है आपका ये वाला अमित्राक्षर अरिल। अमित्राक्षर अरिल छंद जो है, इसमें जो है ये लिखा गया है। ठीक है, ये छंद का ध्यान आपको जरूर रखना। करुणालय क्योंकि एक गीत नाट्य है, और गीत जो होता है किसी न किसी छंद में लिखा जाता है, तो अमित्राक्षर अरिल छंद आपको जो है याद रखना है। हो सकता है अरिल ना भी आए, या फिर केवल अमित्राक्षर पूछे, कई बार अमित्राक्षर शब्द नहीं होता, केवल अरिल पूछा जाता है, तो दोनों याद रखना। ठीक है, करुणालय का जो है छंद है ये। प्रसाद के किस नाटक में भावनाओं को, इमोशंस को पात्र के रूप में चित्रित किया गया है? प्रसाद के किस नाटक में भावनाओं को पात्र के रूप में चित्रित किया गया, जिसमें भावनाएं कैसी कैसी हैं? जैसे जैसे जो इमोशंस होते हैं जिसमें इस नाटक में, चलो पहले ऑप्शन देख लो तब डिस्कस करेंगे। विशाख, कल्याणी परिणय, कामना या फिर करुणालय? कौन सा नाटक है जिसको भावनाओं, किस नाटक में भावनाओं को पात्र के रूप में चित्रित किया गया है? तो ये जो नाटक है ना, कामना नाटक। ठीक है, इसमें जो है भावनाओं को पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। और भावनाएं जैसे कि हो सकती हैं क्या, जैसे संतोष इमोशन है, कामना खुद एक इमोशन है ना, विलासिता एक इमोशन है, विलास, लालच एक इमोशन है। ये सारी जो भावनाएं हैं ये पात्र के रूप में आती हैं इस नाटक में। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता आप ध्यान रखेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक घूंट नाटक किस दर्शन का प्रतिपादन करता है? कौन सा दर्शन जो है एक घूंट के माध्यम से प्रतिपादित होता है? अद्वैतवाद, आनंदवाद, स्वच्छंदतावाद, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, स्वच्छंदतावाद ऐसे लिखना चाहिए था, स्वच्छंदता।
ऐसे लिखा जाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। एक घूंट नाटक किस दर्शन का प्रतिपादन करता है? अद्वैतवाद, आनंदवाद, स्वच्छंदतावाद या फिर अस्तित्ववाद? तो ये जो एक घूंट, ये जो नाटक है, ये जो है किस नाटक दर्शन का प्रतिपादन करता है? तो प्रसाद का कुछ भी पूछेंगे, कहीं भी आपको आनंदवाद दिखेगा तो यही है, क्योंकि प्रसाद के जीवन का दर्शन है। जो कामायनी में दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन, शैवाद्वैतवाद, उसी को आनंदवाद भी कहते हैं। ठीक है, आनंद पर जो है समाप्त होता है ना कामायनी, अंतिम जो सर्ग है उसका, तो आनंदवाद। कामायनी का हो, किसी भी उसका हो, तो आपको जो है ये याद रखना, आनंदवाद, प्रतिभिज्ञा दर्शन, ये एक ही दर्शन के अलग अलग नाम है। ठीक है, आनंदवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतिम अवस्था, ये दर्शन ऐसा मानता है कि आनंद जो है चरम अवस्था है। ठीक है, जहां व्यक्ति को पहुंचना है। प्रतिभिज्ञा दर्शन कहो, शैवाद्वैतवाद कहो, एक ही बात है। ठीक है, कामायनी पढ़ी होगी आपने, तो ये तो पता ही होता है सबको। खैर, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हण की राजतरंगिणी के प्रारंभिक अंश के आधार पर लिखा गया है? बताया अभी आपको ऊपर। कौन सा है वो, कौन सा नाटक है? राज्यश्री, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर विशाख? तो कौन सा नाटक है प्रसाद का जो कल्हण की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो ये नाटक है आपका राज्यश्री। राज्यश्री नाटक जो है कल्हण की राजतरंगिणी के प्रारंभिक अंश पर आधारित है। अगला देखिए। जयचंद और पृथ्वीराज किस नाटक के पात्र हैं? जयचंद और पृथ्वीराज, अभी आपको बताया ऊपर, बता चुका हूं मैं इसका उत्तर। वैसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्या है, जयचंद और पृथ्वीराज किस नाटक के पात्र हैं? राज्यश्री, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर विशाख? तो किस नाटक के पात्र हैं? प्रायश्चित नाटक के पात्र हैं। ठीक है, और ये जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित होता है जयचंद को। ठीक है, कि उसको लगता है कि मेरी वजह से जो है देश जो है विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में चला गया, तो वो जो है उसमें प्रायश्चित दिखाया गया है जयचंद का। ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु, जयचंद का प्रायश्चित, तो प्रायश्चित के पात्र हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। हर्षचरित तथा चीनी यात्री वेनसांग के ऐतिहासिक कथानक पर आधारित नाटक कौन सा है? चीनी वेनसांग आया था ना राजा हर्ष के काल में, तो वो जो ऐतिहासिक कथानक है उस पर आधारित नाटक आपको बताना है। राज्यश्री, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर विशाख? तो कौन सा नाटक है? एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा ऊपर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा, इसका आंसर डी होना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। इसका आंसर विशाख है भाई। कल्हण की राजतरंगिणी पर कौन सा आधारित है? विशाख है। ठीक है, विशाख है, इसको थोड़ा सुधार देना। कल्हण की राजतरंगिणी पर विशाख आधारित है। ठीक है, हर्ष चरित्र और चीनी यात्री वाला है राज्यश्री। ठीक, थोड़ा ये याद रखना। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हो, राज्य, तो राज्य किसका था? हर्ष का था, तो वहां से आप याद रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा ये आगे पीछे हो गया। तो हर्ष चरित जो ग्रंथ है बाण भट्ट का, वो जो है उस पे कथानक पर आधारित है राज्यश्री, राज्यश्री नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अजात शत्रु नाटक किस ऐतिहासिक काल पर आधारित है? क्योंकि प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो ऐतिहासिक लिखे हैं तो किसी न किसी इतिहास पर बेस्ड होंगे, है ना। इतिहास के बेसिस क्या है? पूरा पाषाण काल से ले, पाषाण काल में तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर शुरुआत से ले लो आप, जब आप स्टार्टिंग की पढ़ते हो। ठीक है, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद बौद्ध बौद्ध जैन काल आते हैं। ठीक है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है। उसके बाद बड़ा जो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त के बाद हर्ष का समय आता है। उसके बाद जो है विदेशी आक्रमणकारी वहां से आना शुरू होते हैं, अरबों का, इस्लामिक, वो सारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो जो दिल्ली की सल्तनत बैठती है, उसके बाद मुगल काल आता है, उसके बाद अंग्रेजों का काल आता है, और उसके बाद जो है आजादी मिलती है। ये पूरा का पूरा मोटा मोटा इतिहास है। तो इतिहास के कालखंड है अलग अलग। ठीक, तो अजात शत्रु जो नाटक है वो किस ऐतिहासिक काल पर आधारित है, यानी कि किस इतिहास की किस मतलब समय पर आधारित है? तो उत्तर वैदिक काल, महाभारत काल, बौद्ध काल या फिर गुप्त काल? तो किस काल पर आधारित है? तो ये है आपका बौद्ध काल पर आधारित। ठीक है, बौद्ध काल पर आधारित है अजात शत्रु। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखिए।
गुप्तकाल पर आधारित प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? गुप्तकाल पर प्रसाद ने कुछ नाटक लिखे हैं, कौन कौन से नाटक हैं जो इस इतिहास के इस खंड पर जो है आधारित हैं? ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर प्रायश्चित। तो कौन कौन से जो है गुप्त पर जो है आधारित है? ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बताओ, 1 2 2 3 3 4 या फिर 1 3। तो ये जो है आपके, एक तो ध्रुव स्वामिनी है, ये भी गुप्त काल पर आधारित है। गुप्त काल या फिर गुप्त काल का भी आखिरी जो पीरियड था, उत्तर गुप्त काल कह सकते। चंद्रगुप्त तो मौर्य काल है, ठीक है। ये गुप्त देख करके कंफ्यूज मत करना, ये मौर्य काल है, इसकी कहानी आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाला जो है। स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त काल का टाइम है, और प्रायश्चित आप लोग जानते हैं, ये तो चौहान वंश का टाइम है, ठीक है, 12वीं 13वीं सदी की बात है। ध्रुव स्वामिनी 1 एंड 3, 1 एंड 3 किस में दिख रहा है? डी में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है, तो प्रत्येक का इतिहास वो भी पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी कहानी पता है तो अपने आप, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री का सेंस है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 8वें लेवल की हिस्ट्री चाहिए इसके लिए, 8th क्लास के लेवल की, इतना सबको आता है, ठीक है। नवी नहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ो, देवकी किस नाटक के पात्र है? देवकी किस नाटक के पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर प्रायश्चित। किस नाटक के पात्र है देवकी? और इंपॉर्टेंट पात्र है देवकी, ठीक है। तो देवकी है आपके स्कंदगुप्त नाटक की पात्र, ठीक है। देवकी कौन है? देवकी है आपकी स्कंदगुप्त की माँ, स्कंदगुप्त की माँ, अपनी माँ, ठीक है। इसकी एक सौतेली माँ भी है, उसका नाम अनंत देवी है, ठीक है। अनंत देवी के पुत्र का नाम है पुरगुप्त, है कि नहीं? इसके अलावा इसमें देवसेना है, ये है, वो है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो पात्र भी आपको पता होने चाहिए, ठीक। और प्रसाद के पात्रों की विशेषता क्या है कि वो जो पुरुष पात्र लेते हैं, पुरुष पात्र ज्यादातर, ज्यादातर, कुछ एक आध को छोड़ दें, ज्यादातर ऐतिहासिक होते हैं, यानी वो इतिहास में थे वो लोग, सच में वो लोग थे। और जो स्त्री पात्र होते हैं वो एक दो छोड़ दें, जैसे चंद्रगुप्त में कार्नेलिया एक ऐतिहासिक पात्र है, वरना सारे स्त्री पात्र उनके काल्पनिक होते हैं। तो पुरुष पात्र ज्यादातर ऐतिहासिक, और जो महिला जो स्त्री पात्र होते हैं वो होते हैं काल्पनिक। तो ये प्रसाद के पात्रों की एक बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो देवकी और प्रसाद के अगर किस स्त्री पात्र सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जन्मेजय का नागयज्ञ का पात्र है, जन्मेजय का नागयज्ञ का पात्र इनमें से कौन है? आम्बिक गलत हो गया, आम्भीक ऐसा होना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए था। खैर, आम्भीक, मातृगुप्त, शर्वना या फिर आस्तिक। तो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है, ये जो नाटक है, इसका पात्र इसमें से कौन है? तो इसका जो पात्र है वो है आस्तिक। यही अंत में जो है समझाता है कि दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, यही जन्मेजय को अंत में समझाता है कि आर्य जाति और नाग जाति के बीच जो है क्या होना चाहिए? दोस्ती होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आस्तिक जो है इस पूरे नाटक में जो है कहीं ना कहीं एक नायक किसी भूमिका में आपको नजर आता है, ठीक है। अगला देखो, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका ABCD नहीं बना हुआ है, मिनट। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3 4 5 या फिर 6? तो चंद्रगुप्त नाटक में आपके हैं कितने अंक? 4 अंक, 4 अंक, ठीक है। तो 4 तो अंक हैं इसमें, और दृश्य कितने हैं? 44, 44 दृश्य हैं, 4 अंक और 44 दृश्य चंद्रगुप्त नाटक में है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक जो है उसकी नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक जो है उसकी नायिका कौन है? मालविका, सुवासिनी, कोमा या फिर कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वो कौन है? कौन है? कार्नेलिया। भाई नायिका का वो कैसे होगा? जो नायक के साथ एसोसिएट होगी, प्रेमिका होगी, पत्नी होगी, जो भी होगी, है ना, मेन जो उसमें फीमेल होगी। तो कार्नेलिया, कार्नेलिया क्या है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है, ठीक है। नायिका तो कौन है? कार्नेलिया ही है। कोमा जो है, कोमा ध्रुव स्वामिनी की कैरेक्टर है, पात्र है, ठीक है। बाकी मालविका और सुवासिनी भी चंद्रगुप्त में है, लेकिन
नायिका नहीं कहा जा सकता, मेन कैरेक्टर्स में से, मुख्य पात्रों में से एक है। नायिका कार्नेलिया कोमा ध्रुव स्वामिनी की पात्र है। अगला देखो, आप थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं तो नाटक नहीं भी पढ़ पाओगे, नाटक तो मोटे मोटे हैं, इनके बड़े बड़े होते हैं पूरी किताब की तरह। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कम से कम 4-5 नाटकों को थोड़ा थोड़ा इनकी समरी देख लेना। एक कहाँ से देखना शुरू करना, एक तो अजात शत्रु की देख लेना। अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कौन कौन से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये तो है इंपॉर्टेंट, IMP। अब कुछ है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से क्वेश्चन मान के चलो कि आ ही जाएगा। वो 3 नाटक हैं, एक है आपका स्कंदगुप्त, एक है आपका चंद्रगुप्त, और एक है आपका ध्रुव स्वामिनी। ये तो मेन है, यहाँ से तो पूरी इनकी तो कहानी, आपने कहानी भी पढ़नी है, गीत भी देखना किसने कौन सा गीत गाया, ठीक है। और हर चीज जो है आपको इसमें से देखनी पड़ेगी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी कहानी से अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो कि निम्न में से चंद्रगुप्त नाटक में देशद्रोही के रूप में चित्रित पात्र कौन सा है। कौन है जो देशद्रोह करता है, फिलेटस, आंभिक, चक्रपालित या फिर अलका। तो इसमें जो देशद्रोही है वो है आंभिक, ठीक है। फिलिटस तो यवन जो ग्रीक है उसको उनका मेन व्यक्ति है, तो वो देशद्रोही कैसे हो सकता है ना, वो दुश्मन उसमें जरूर है लेकिन वो है, ठीक है। चक्रपालित तो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र ही नहीं है, ये स्कंदगुप्त का है, और विलन भी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, वो है ये, मतलब काफी वो नायक के साथ वाला। अलका इसकी एक जो है काफी महत्वपूर्ण कैरेक्टर है चंद्रगुप्त नाटक की, ठीक है। तो अलका भी नहीं, आंभिक तो इसके अन्य देशद्रोही कैरेक्टर जैसे आप देख लो, दो तीन कैरेक्टर मेन है इसमें। एक तो नंद, ठीक है, एक आंभिक, और एक इसमें कैरेक्टर है जो कि नंद का मगध साम्राज्य का अमात्य है, यानी मंत्री है, बहुत बड़ा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जिसको कह सकते हैं, मेन आदमी, उसका नाम है राक्षस, ठीक है। नंद, आंभिक और राक्षस, ये 3 कैरेक्टर हैं जो विलन की भूमिका में, तो देशद्रोही के रूप में चित्रित पात्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये जो गीत है, ये गीत कौन सा पात्र गाता है। पहले तो ये बताओ ये किस नाटक में है। तो पात्रों का से तो आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये चंद्रगुप्त नाटक में है, लेकिन गाता कौन सा पात्र है इसको। अरुण यह मधुमय देश हमारा, और देख लेना ये क्वेश्चन, गीत का क्वेश्चन तो मतलब लगभग लगभग श्योर होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए गीत जो है स्पेसिफिक आपको याद करने पड़ेंगे। तो कार्नेलिया, अलका, सुवासिनी या फिर चाणक्य, तो गीत ये वाला कौन गाता है, कार्नेलिया गाती है, ठीक है। प्रसाद के नाटकों की बड़ी विशेषता है कि जो विदेशी पात्र होगा, विदेशी पात्र, वो क्या करेगा, भारत की प्रशंसा करेगा, ठीक है, प्रशंसा करेगा। चाहे स्कंदगुप्त नाटक हो, स्कंदगुप्त नाटक में एक कैरेक्टर आता है श्रीलंका से, उसका नाम है धातुसेन, तो धातुसेन भारत की तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है। और यहाँ कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस की पुत्री है और चाणक्य से उसका सॉरी चाणक्य कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त से उसका विवाह होता है, ठीक है। और कार्नेलिया तो वो जो है क्या करती है, भारत की प्रशंसा करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, वो गीत आप सबने जो है सुना है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ठीक है। और यह कथन किसका है, दिस इज UKPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, जिसका पेपर की 21 में हुआ था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए रखा गया क्वेश्चन। तो रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। क्या समझे इसका मतलब, एक तो नाटक होता है, कल भी बताया था, नाटक क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन ये ऐसा टेक्स्ट है जिसका मंचन भी किया जा सकता है, जिसको मंच पर खेला जा सकता है, तो रंगमंच भी चाहिए इसके लिए। तो एक बड़ी डिबेट है कि नाटक को किस तरह से लिखना चाहिए, नाटक को केवल अपने हिसाब से लिखना चाहिए जैसे नाटककार की मर्जी है, या फिर ऐसे लिखना चाहिए जो रंगमंच पर खेलने के लिए सुविधाजनक हो, सही हो, ठीक है।
तो जयशंकर प्रसाद क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, इसका आंसर जयशंकर प्रसाद ही है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो रंगमंच और नाटक में मैं ये कह रहा था, ये एक बड़ी डिबेट है कि नाटक के हिसाब से, नाटक को मतलब रंगमंच के हिसाब से लिखना चाहिए या फिर अपने हिसाब से फ्री होकर के लिखना चाहिए, बिना रंगमंच के टेंशन के। तो इसमें प्रसाद का मानना ये था कि नाटक रंगमंच के हिसाब से मत बनाओ, मतलब नाटक जो है रंगमंच के हिसाब से मत लिखो, बल्कि रंगमंच को ऐसा बनाओ कि उसमें जो है किसी भी प्रकार का नाटक खेला जा सके। हालांकि ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि जो प्रसाद के नाटक है ना, उस पर एक बड़ी समस्या ये आती है, बड़ी चुनौती ये आती है, उनके नाटकों को जो है मंच पर खेलना बड़ा मुश्किल है, उसका जो मंचन करना है वो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? बहुत सारी मुश्किल है। जैसे स्कंदगुप्त का ही एक एग्जाम्पल ले लो। एक तो बहुत लंबे लंबे नाटक है, देखो उसमें देखो 44 दृश्य, 44 दृश्यों का जो नाटक होगा, ये जो चंद्रगुप्त नाटक है, 44 दृश्य का नाटक होना, इसका मतलब यह है कि 44 बार पर्दा बंद होगा, 44 बार खुलेगा, माने इतने बार तो इसमें ब्रेक आएंगे, 44 तो ऐड आएंगे उसमें बीच में, ठीक है। और ऐड भी ऐसे वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि रंगमंच एक ही स्टेज होता है, तो पीछे जो है पूरी सीनरी बदलनी पड़ेगी, कभी किसी का कमरा, कभी किसी की बालकनी, कभी युद्ध का क्षेत्र, कभी ये कभी वो, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जितना नाटक नहीं दिखाया उससे ज्यादा टाइम तो इसमें चला जाता है। दूसरा, उसमें सीन इस तरह के लिखते हैं कि वो मंच पर खेलने के लिए इम्पॉसिबल है। जैसे स्कंदगुप्त में एक सीन है कि शत्रु, उसने जो है डैम खोल दिया वहां से, नदी का, और स्कंदगुप्त की पूरी सेना बह गई। अब ये जो सीन है फिल्म में दिखाया जा सकता है वीएफएक्स वगैरह करके, रंगमंच पे कैसे दिखाओगे इसको? तो ये चुनौती है, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरफ जो आधुनिक नाटक आप जब आप पढ़ेंगे, तो वो नाटक इस तरह से लिखे जाते हैं कि वो रंगमंच पर आसानी से खेले जा सके, शानदार होते हैं नाटक, और खेले जाने लायक भी आसान होते हैं, दृश्य भी लिमिटेड होते हैं, रंगमंच के हिसाब से कंपेटिबल लिखे जाते हैं। तो प्रसाद के नाटकों के साथ ये समस्या आती है। हालांकि अब जो प्रसाद के नाटक जो है खेले जाते हैं टेक्नोलॉजी के योग से, ठीक है, पीछे बड़ी क्रेन लगी हुई है, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, तो 10-12 लाख रुपए स्टेडियम में जो है लगा दिए, खर्चा कर दिया, तब जाकर के वो नाटक खेला जा सकता है, तब तो आसान है, तब तो और भी मजा आ जाएगा उसको करने में। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई आम थिएटर मंच तो नहीं कर सकता ना। आपके जो शहर के जो थिएटर के कलाकार होंगे, उनके बस की तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उन बेचारों के पास तो खुद पैसे कमाने के लाले पड़े होते हैं। तो वो समस्या जो है नाटकों के साथ आती है, प्रसाद के नाटकों के साथ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, ये जो कथन है, ये किसने कहा था? ये कथन है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है? तो थोड़ा ये संबंध मैंने आपको बता दिया। खैर आगे बढ़ते हैं ना। कौन-सी जो इनमें से कौन-सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एकांकी मतलब ऐसा नाटक जिसमें एक ही अंक होता है, उसको एकांकी कहते हैं, है ना? तो कौन-सा है? एक घूँट, जानकी मंगल, इंदर सभा या फिर यक्षगान? तो है कौन-सा है? एक घूँट, ठीक है? एक घूँट क्या है? एकांकी है, प्रसाद के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, इसमें भी क्रम जो है पूछा गया है, क्रम आपको बताना है। अब इसमें जो है एक है क्या है, अंतिम नाटक कम से कम आपको पता होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी है आखिरी नाटक इनका, तो ये आ जाएगा लास्ट 4 पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो 4 जिसमें सबसे लास्ट में है, वो आपका आंसर इसी में बन जाएगा, वैसे तो कोई कठिनाई नहीं है, 1 2 3 4 ही इसका सही क्रम है। अजात शत्रु, नहीं सॉरी, टू, ये 4 उस तरह से क्या है, एक मिनट है। अच्छा हाँ, सॉरी, टू, टू टू जिसका लास्ट होगा, टू जिसका लास्ट होगा, है ना, टू ध्रुव स्वामिनी, ये जो इसका लास्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना। इसमें से सबसे पहले राजश्री आ जाएगा, राजश्री आ जाएगा, फिर अजात शत्रु आ जाएगा, फिर स्कंदगुप्त आ जाएगा, और लास्ट में ध्रुव स्वामिनी आ जाएगा। तो जो कालक्रम है वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1945, 75, 1820 या फिर 1931? अब ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, ऑप्शंस क्योंकि इस प्रकार के याद रखना, 1937 में हो गई थी प्रसाद की मृत्यु, तो दो कट गए। 1820 में प्रसाद पैदा ही नहीं हुए थे, तो 1931, ये थोड़ा आसान हो गया, इसके ऑप्शंस
थोड़ा टफ रखने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा क्रम ध्यान रखना है आप लोग और थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा, तो उस बेस पर जो है चाहे तो आप जो है इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जय चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त नाटक है, उसके पात्रों के विषय में कौन सा गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है और राक्षस नंद का मंत्री है। तो दो चीजें तो आपको ऊपर पढ़ करके पता चल गया होगा, सी और डी तो सही है। बात आती है अलका गांधार की राजकुमारी है और कल्याणी मगध की पटरानी है, तो इसमें से जो कथन गलत पूछा गलत है वो है बी। देखो, कल्याणी मगध की पटरानी नहीं है, कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है, राजकुमारी है, ठीक है। कल्याणी मगध की क्या है? राजकुमारी है, रानी नहीं है। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है। कल्पित पात्र, मैंने कहा था ना कि कुछ उनके ऐतिहासिक पात्र होते हैं, यानी कि कुछ ऐतिहासिक होते हैं और कुछ वो कल्पना से लिखते हैं, ठीक है, और बहुत कम ऐसे अ, पुरुष पात्र होते हैं जो कल्पित होते हैं। तो इसमें से कौन है जो कल्पित है? ठीक है, खिंगिल, गोविंदगुप्त, बंधु वर्मा या फिर प्रपंच बुद्धि। तो ये जो कैरेक्टर है ना प्रपंच बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी, ये कल्पित पात्र है, काल्पनिक पात्र है, इस नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मिलता है। और अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जो पात्र है ऐसे कैरेक्टर क्यों ही इतिहास में प्रसिद्ध होंगे, इनका नाम क्यों ही लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बौद्ध तांत्रिक है बस, ठीक है। इसका नाम ही, जिसका नाम ही प्रपंच बुद्धि हो, तो प्रपंच बुद्धि कोई क्यों रखेगा अपना नाम? तो जानबूझ करके प्रसाद ने काल्पनिक पात्र रखा है कहानी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? अजात शत्रु, ये जो नाटक है अब कब प्रकाशित हुआ था? ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना। तो अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 में, 1926 में, 1930 में या फिर 1931 में? तो अजात शत्रु कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1922। 1926 में जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ था, जन्मेजय का नाग यज्ञ। 31 में आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट में आपको थोड़े भी तैयार भी करने पड़ेंगे। 1933 में आखिरी नाटक जो था वो 1933 में आया था, ध्रुव स्वामिनी। चार पांच नाटकों के आपको थोड़ा वर्ष भी याद रखने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्या आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कह रहे हैं नहीं है, कौन सा नहीं है? विशाख, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी या फिर सिंदूर की होली। तो कौन सा नहीं है? सिंदूर की होली, ठीक है। सिंदूर की होली जो है प्रसाद का नाटक नहीं है, किसका है? ये थोड़ा आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगर पढ़ा है इससे आगे तो, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंदूर की होली ये वाला कुछ कमेंट में भी तो छोड़े आपके लिए, कुछ आप भी तो दिमाग लगाओ, आप भी तो खोजो। खैर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त? अरे लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र। दो लोग हैं, एक लक्ष्मी नारायण लाल हैं, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, मिश्र का, ठीक है। चलो खैर, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नाटक किस पर आधारित है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है नारी जागरण पर जो है आधारित है, ठीक है। और इस यहां से जो है समस्या नाटकों की शुरुआत भी लोग मानते हैं, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी और इससे। अगला देखो, नाटककार प्रसाद से संबंधित कथन, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नाटककार प्रसाद से संबंधित सही कथन नहीं है, ठीक है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। सही लग रहा है ना। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, ये भी सही लग रहा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है, ये भी सही लग रहा है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, तो उसमें वो चाहते हैं कि इतिहास को याद करके, इतिहास के गौरवशाली इतिहास को जो है आप लोग याद करें, और वहां से फिर जो है सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो, देश की आजादी के लिए लोग मोटिवेट हों, याद करें कि चंद्रगुप्त कितना महान था, स्कंदगुप्त इतना कमाल का था,
ध्रुव स्वामी ने कितना अच्छा जो है वो किया, नारी मुक्ति का प्रयास किया, तो आप लोग भी ऐसा ही करो। तो इस उद्देश्य से इन्होंने नाटक लिखे जिसे हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ही वो नाटक लिखा करते थे। तो सी भी सही लग रहा है। तो बचा डी, तो डी देख लो कि क्या लिख रहा है ये। इन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय है। रंगमंच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई नाटक नहीं लिखा। ठीक है, अभिनय हो सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह को देखते हुए, लेकिन डी जो ऑप्शन है ये आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ठीक है, रंगमंच को ध्यान में रखते हुए प्रसाद ने नाटक नहीं लिखे। जो आदमी ये कह रहा हो कि रंगमंच को नाटक के हिसाब से ढालना चाहिए, तो वो क्यों रंगमंच का जो है वो करेगा, है ना। तो प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कथन कौन सा वाला जो है सही नहीं है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। और डी, स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। अब बताओ इसमें से कौन सा है, नाटकों और पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो है बारीक प्रश्न है। ठीक है, और देखो, ध्रुव स्वामी ने नारी अधिकार की जो चीजें आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है उसको कम से कम आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, देखो, ध्रुव स्वामी ने नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है, ये कथन तो सही लग रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है, ये भी ठीक ही लग रहा है क्योंकि काव्यात्मक तो लिखते ही है वो, है ना। और स्कंदगुप्त, अब जैसे मेरा जो केस है, मैंने स्कंदगुप्त नाटक ठीक से देखा हुआ है, जो स्कंद पढ़ा हुआ है, मतलब तो मातृगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेले युद्ध लड़ने को तैयार है। ये जो कथन है ना, ये है आपके लिए इसका उत्तर। देखिए क्यों, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, देखो, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो भला करना चाहते हैं, मानव दुनिया का भला करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, नेक काम करना चाहते हैं। तो इसमें भी जो है दो लोग होते हैं। पहली चीज, जो कहते हैं कि भाई अच्छा करना है और कुछ अच्छा करना है तो चाहे गलत रास्ते से भी करो लेकिन अच्छा करो। अच्छा करने के लिए अगर गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो गलत रास्ता अपना लो। एक तो ये माइंडसेट है। दूसरा होता है कि अगर अच्छा करना है तो अच्छा करने के लिए कोई भी जो बुरा रास्ता है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो बुरा रास्ता हमेशा बुरे की तरफ ही ले जाता है, भला नहीं कर सकता। तो ये जो दूसरा वाला माइंडसेट है कि साधन की पवित्रता को महत्वपूर्ण मानता है कि साधन भी पवित्र होना चाहिए। साध्य पवित्र हो जाने से कुछ नहीं होता है। साधन भी यानी जो रास्ता है हमारा, वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो क्या चाणक्य इस माइंडसेट का आदमी दिखता है? तो इस नाटक को जब आप थोड़ा सा देखते हैं, चाणक्य का जब आप वो चीज देखेंगे, तो चाणक्य जो है दरअसल इस माइंडसेट का आदमी नहीं है। पवित्रता को आवश्यक, साधन की पवित्रता को चाणक्य आवश्यक नहीं मानता है। उसको लगता है कि अगर कुछ आड़ा तिरछा करके भी अगर मेरा काम निकल रहा है और मेरा इंटेंट सही है, मेरा इरादा, मेरा जो साध्य है वो पवित्र है, वो पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी काम चल जाता है। वो थोड़ा इस माइंडसेट का आदमी है, इस वजह से सफल भी है। ठीक है, तो ये जो है ए इसका आंसर होगा। ठीक है, वरना बाकियों के कंपैरिजन में जो है जो सबसे सटीक आपको लगे वो जो है आपका उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ये जो है आपके लिए सही उत्तर है। ठीक, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह जो प्रयाण गीत है, यानी जाने के लिए जो उत्साहित करने का गीत है, वो कहां से लिया गया है, किस नाटक का है? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर विशाख? तो ये जो गीत है, ये जो है चंद्रगुप्त नाटक से जो है लिया गया है। ठीक है, किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक है जो प्रसाद का नहीं है? कामना, करुणालय, अजातशत्रु या फिर कल्पतरु? तो कल्पतरु नहीं है निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? ठीक है, किसने कहा है कि, देखिए दो नाटकों पर डिबेट चलती है। कई लोग कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नाटक है चंद्रगुप्त, और कुछ लोग कहते हैं कि क्या है, स्कंदगुप्त है। तो इस डिबेट में जो है स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ नाटक किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो इसका जो होगा, वैसे ये जो है ये बात बात के आप देख रहे हैं, ये सारे जो है कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है ये।
ठीक है, तो ये शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है DSSB का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये वाला जो है ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। स्कंदगुप्त जो रचना है 1928 की रचना है। ठीक है, 1928 में इसकी रचना हुई थी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, नाटक और नाटककारों में देखो, तो देखो आहुति हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो कौन सा है जो सही नहीं है? अगर पढ़ा होगा तो बता पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ये मुक्ति रहस्य जो है ना, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, जिनका कि सिंदूर की होली भी एक नाटक है। और समस्या नाटकों के बहुत बड़े नाटककार हुए लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण लाल स्वातंत्र्योत्तर नाटक के जो है बड़े व्यक्ति हैं, बड़े नाटककार हैं। ठीक है, अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो कार्नेलिया किसकी पात्र है ये आप समझ चुके हैं, चंद्रगुप्त की। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? विदूषक समझते हैं, कॉमेडियन। एक विदूषक हमेशा आता है। ठीक है, एक विदूषक भी होता है ना, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कुछ विदेश विदूषकों का ही रोल करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत कम फिल्मों में आपने उनको सीरियस रोल करते हुए देखा, जैसे जॉनी लीवर हो गए, है ना, या फिर जो राजपाल यादव हैं वो विदूषक है, कॉमेडियन की भूमिका में जो आते हैं। ठीक है, तो वो है। तो नाटकों में भी जो है स्कंदगुप्त नाटक में जो कॉमेडियन की भूमिका में है वो है मुद्गल। ये जो है बीच बीच में आके कॉमेडी करता रहता है। ठीक है, मतलब कुछ आके ऐसी बात बोलेगा कि हंसी आ जाएगी। सर्वनाग का परिचय क्या है? सर्वनाग जो है स्कंदगुप्त का ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो स्कंदगुप्त का कैरेक्टर है सर्वनाग। ठीक है, और ये भी थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं विलन की भूमिका में, मेन विलन नहीं है, मतलब धोखा देने वालों में से एक है। ठीक है, तो ये जो है उसकी जो सौतेली माँ होती है अनंत देवी, तो अनंत देवी के साथ मिलकर के ऐसा संकेत मिलता है कि ये जो है जो कुमारगुप्त है उसकी हत्या करवा देता है। तो इसमें जो है इसका जो परिचय है ये है दरअसल अंतर्वेद का विषयपति। अंतर्वेद का विषयपति मतलब जो महल का अंदरूनी हिस्सा होता है उसका ये जो है मेन सिक्योरिटी का गार्ड है, मतलब सिक्योरिटी का मेन आदमी है, सिक्योरिटी ऑफिसर है कुल मिलाकर के, ये समझो। ठीक है, तो अनंत देवी के साथ मिलकर के बूढ़े राजा कुमारगुप्त को मरवा देता है, ऐसा संकेत मिलता है कि सर्वनाग उसमें शामिल था, ऐसा संकेत मिलता है। शॉर्ट प्रसाद ने नहीं कहा, लेकिन बिल्कुल उस तरह से दिखाई देता है। तो सर्वनाग का जो है ये परिचय है, ये चीज। ठीक है, अगला देखिए, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये जो गीत है ये किस नाटक साहित्य ने किस नाटक का है? स्कंदगुप्त नाटक का है। और पात्र कौन गाता है इसको? आह वेदना मिली विदाई देवसेना। ठीक है, देवसेना इसको जो है गाती है। अगला देखिए, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। ये भी महत्वपूर्ण गीत है, प्रसिद्ध गीत है। तो ये प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त। तो ये जो है प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त का नाटक है, सॉरी चंद्रगुप्त का गीत है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। अगला देखो, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? बताया, धातुसेन विदेशी नागरिक होता है श्रीलंका से आया होता है, और स्कंदगुप्त जो है भारत की तारीफ करता है उस नाटक में। ठीक है, अगला देखो, ये रचनाओं का सही क्रम आपको लगाना है। पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त और कोर्ट मार्शल। ठीक है, तो ये जो पहला राजा है ये जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, स्कंदगुप्त प्रसाद का है, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि कौन कब हुआ है तो इस बेस पर आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि इन सब में ये सब जो है प्रसाद के बाद हुए, जगदीश चंद्र माथुर हो, चाहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, चाहे स्वदेश दीपक हो, ये सब बाद में हुए। सबसे पहले जो आ जाएगा स्कंदगुप्त आ जाएगा, तो इसमें जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी टैली भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये सही क्रम है, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। इसी क्रम में जो है रचनाकार भी आते हैं। ठीक है, स्वदेश दीपक बहुत
मतलब इनमें से तो काफी लेटेस्ट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? पहला नाटक कौन सा था प्रसाद का? तो सज्जन था। ठीक है, सज्जन, कल्याणी, फिर जो है इस तरह से उन्होंने सारे नाटक लिखे। अंतिम कौन सा था? ध्रुव स्वामिनी था। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रसाद पर आधारित आज के प्रश्न थे। तो इन प्रश्नों को जो है उम्मीद है आप लोग करेंगे अच्छे से, तैयारी करिए इसमें। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। ठीक है, और मुझे अभी अभी ये करते हुए थोड़ा सा लगा लगा मुझे कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के क्वेश्चन तो ठीक आए, ध्रुव स्वामिनी के क्वेश्चन थोड़ा सा कम बने, यानी ध्रुव स्वामिनी के क्वेश्चन बनाए नहीं है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में या कभी जो है उसको एडजस्ट करके बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके प्रसाद के फिलहाल के सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। प्रसाद से क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, एक प्रश्न तो मान करके चलिए कि प्रसाद के नाटकों से आएगा। हो सकता है कि दो भी आ जाए, हो सकता है कि तीन भी आ जाए, पर एक तो श्योर शॉट है। बिना प्रसाद के नाटक वाले क्वेश्चन के पेपर कोई सा भी नहीं होता है, हर पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में हम करने वाले हैं प्रसाद के बाद आता है आपका प्रसादोत्तर काल। ठीक है, तो उसमें जो है एक चीज आती है समस्या नाटक, समस्या एवं, या कुल मिलाकर के प्रसादोत्तर, आप देख लो प्रसादोत्तर नाटककार जो इंपॉर्टेंट है उसको। ठीक है, प्रसादोत्तर यानी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, प्रसाद के बाद और स्वतंत्रता से पहले, उस दौरान जो नाटक लिखे गए, एक तो समस्या नाटक लिखे गए और दूसरे लिखे गए सांस्कृतिक, सॉरी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटक, सांस्कृतिक नाटक। तो ये दो प्रकार के नाटक लिखे गए, तो इसके जो है आप तैयारी करना, इसके इस टॉपिक को पढ़ना, और फिर जो है इसके एमसीक्यू आप लोग लगाएंगे मेरे साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।